नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम के पाठ्यक्रम के बारे में। आज हम देखेंगे कि जो पेट के एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। आप देखते होंगे कुछ विद्यार्थियों का होता होगा कि कुछ पार्ट कमज़ोर होता है, कुछ लोग का बहुत ही कमजोर होता है और कुछ लोग का सारे टॉपिक ठीक ठाक हो जाता है कि वो कर ले जाते हैं। और उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारी जो भी क्लासेस होंगी बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको क्या होंगी, 11 तारीख से मिलनी शुरू हो जाएंगी और हमारी सभी कक्षाएं जो भी हैं वो सारी कक्षाएं क्या हैं, फ्री हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है पेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, जितना ज़्यादा से हो सके लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जो सगे संबंधी लोग हैं वो लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा बने। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, पेट की जो सिलेबस है उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जाम का जो टाइम है वो कितने टाइम का होगा, और जो इसमें मार्क्स हैं यानी जो इसमें पूर्णांक दिए जाएंगे वो कितने नंबर के हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रश्न दिए जाएंगे आपको पेट के एग्जाम में वो 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे जो समय दिया गया है यानी 100 क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करने हैं उसके लिए जो समय अवधि है वो 2 घंटे की दी गई है। कितने? 2 घंटे की, 2 घंटे की समय अवधि है। और जो यहाँ पे पूर्णांक है वो 100 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो जो अभी हम चर्चा करेंगे पहले पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा भारतीय इतिहास है यानी इंडियन हिस्ट्री, यानी भारत के इतिहास से आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 5 क्वेश्चन, यानी 5 नंबर के जो आपके सवाल आने वाले हैं वो भारतीय इतिहास से आने वाले हैं। और उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वहां से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। तो देखा जाए तो इतिहास से कुल आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इन सब इतिहास में क्या क्या टॉपिक हैं, कौन कौन से यूपी ट्रिपल एससी ने कौन कौन से इसमें टॉपिक दिए हैं, उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी इतना देखिए कि इतिहास से हमें कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं? 5 क्वेश्चन। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी यानी भूगोल की। भूगोल की जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं? 5 क्वेश्चन। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और उसके बाद आपका आता है भारत का संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी जो हमारे देश का रूल लागू है, यानी जिसके अनुसार देश का कानून व्यवस्था चलाई जा रही है, उसके बारे में भी सिलेबस में दिया गया है। तो जहां से यहां से भी कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, जो आपने 6 से लेके देखा जाए तो 10 तक के। कुछ क्वेश्चन आपके 12 से भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा दिया है कि सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, कोई भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो जो आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ा है, तो वहां से यानी 3 टॉपिक से वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान में। और यहाँ से भी कितने बन रहे हैं? 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी 5 क्वेश्चन 5 नंबर। अगला टॉपिक है हमारा अंक गणित। तो हमने जैसे कहा कि जो यूपी के लोग हैं उनको क्या है कि थोड़ा गणित में जिसका कमजोर है, नहीं आता है, या तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको भी बताया जाएगा कि कैसे हम कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चन छोड़ें जो हम माइनस में ना पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 यानी 4 क्वेश्चन पे आपके 1 क्वेश्चन क्या होंगे? गलत माने जाएंगे। तो
कौन से हमें क्वेश्चन उसमें माइनस मार्किंग में करने हैं, नहीं करने हैं, कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक है वो सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी से पूछे जाएंगे। फिर जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद जो रीजनिंग आप करते हैं वहां से 5 क्वेश्चन है। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सामान्य जागरूकता से यानी जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन दिए जाए। तो यहां से देखा जाए तो यहां से टोटल आपके लगभग 70 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, यानी 70 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। यदि हम यहां पर आपसे चर्चा करें कि चलिए आपको मैथ नहीं आता है, यानी मैथ नहीं आता है, कितने क्वेश्चन, यहां से 5 क्वेश्चन। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो देखा जाए तो कितने हो गए, 10 क्वेश्चन। तो ऐसा भी नहीं है कि यदि मैथ और इंग्लिश से आपको एकदम नहीं आते होंगे, यदि हम 10 क्वेश्चन मान लीजिए एकदम नहीं अभी आ रहे हैं, तब भी आपके पास कितने क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं, 60 क्वेश्चन आपके पास हो रहे हैं। ठीक है, अब मैथ और इंग्लिश से 5 क्वेश्चन है। अब जब मैथ और इंग्लिश से आपके 5 क्वेश्चन, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप 2 सवाल कर ना सकें, 2 तो सही होगा ही होगा। तो देखा जाए तो 2-2 यानी 2 यहां से आप मैथ से 2 कर ले जाते हैं, और यदि इंग्लिश से 2 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आप देखें 4 क्वेश्चन यहां से आप कर ले गए, तो आपके जो यहाँ पे हो गए 64। ठीक है, यानी 64 क्वेश्चन यहां से आप कर सकते हैं। और जो बहुत आसान तरीका है, क्या क्या उसमें पढ़ने हैं, हम अब इसकी चर्चा करते हैं। चलिए, तो आप देखेंगे कि हमने बोला कि भारतीय इतिहास से कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां से जो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी भारतीय इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। पहला कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी का विकास कैसे हुआ, इसका कालक्रम क्या था, यहाँ की जो नगर नियोजन, जो बस्तियां थी कैसी थी, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका जीवन यापन कैसा था। तो इन सब के बारे में चर्चा आपसे किया जाएगा, यानी ये सिंधु घाटी। अगला टॉपिक है वैदिक संस्कृति। उसके बाद है जो पूछेगा बुद्ध से, बुद्ध को आप जानते हैं। जैन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख, मौर्य वंश बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मौर्य वंश में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, टॉपिक वहां पे सीधे सिलेबस में लिखा है सम्राट अशोक के बारे में बहुत मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सम्राट अशोक ने कौन कौन से कार्य किए, उनके कौन कौन से अभिलेख या शिलालेख मिले हैं, तो उन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, और अगला टॉपिक है गुप्त वंश। गुप्त वंश में भी हमें क्या पढ़ना है, तो आप देखेंगे कि गुप्त वंश में हमें दिया है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी समुद्रगुप्त द्वारा जो कार्य किए गए थे। आप देखेंगे कि बीड़ा बजाते हुए समुद्र के सिक्के कहाँ से मिले हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, या इनके जो भी उल्लेखनीय कार्य हैं, यानी इनका जो भी है उसके बारे में। और अगला टॉपिक है हर्षवर्धन काल से। ठीक है, फिर हम अगले टॉपिक पे देखेंगे कि राजपूत काल और सल्तनत काल के बारे में चर्चा किया जाए, सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बारे में देखा जाएगा। फिर है अगला ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा, यानी यहाँ से इतने टॉपिक जो दिए गए हैं, इस टॉपिक से और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया गया है उसी को पढ़ना है। यदि आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है तो आप मत पढ़िए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सिलेबस है, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि किसी भी एग्जाम का, चाहे आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यानी कोई भी ऑल वनडे एग्जाम भी आप दे रहे हैं, तो उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के साथ साथ आपके सिलेबस भी दिए रहते हैं। तो आप ऑनलाइन सिलेबस को वहां से क्या करते हैं, पीडीएफ को निकाल लीजिए, या तो मोबाइल में रख लीजिए, या तो उसका प्रिंट आउट रखिए, या तो मोबाइल में रख लीजिए। और जो जो वहां पे सिलेबस में, यानी जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, बस उसी टॉपिक को पढ़िए, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर होगा
कि आपको लगेगा कि कितना लेंदी हो रहा है, कितना ज्यादा हम पढ़ ले रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा है, तो इन सब की दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आता है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन जब तक आप सिलेबस समझ नहीं पाते हैं तब तक कोई भी टॉपिक को छूइए मत, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी करिए। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं हिस्ट्री के बाद। अभी हमने एंशिएंट और मेडुअल, एंशिएंट का पार्ट देखा, अब दूसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहां से कितने क्वेश्चन यहां से देखेंगे तो यहां से भी 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है कि स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष क्या था, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, कहां से शुरू किया गया, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो इसमें भूमिका थी, यानी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, अन्य नेता लाल बाल पाल थे उनके बारे में पढ़ना है, या सुभाष चंद्र बोस हैं, या अन्य जो भी हमारे उस समय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए जो भी महापुरुष रहे उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगला टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे कि विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जो भी संशोधन किए गए संविधान में, आप देखेंगे कि 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हो जाती है तो किस प्रकार भारत में शासन की व्यवस्था लाई गई उसको देखेंगे। फिर 1935 के एक्ट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से हम स्टार्ट करेंगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना और सुभाष चंद्र बोस तक, यानी यहां से। तो आप देखें कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखें तो कितना 5 पार्ट है, इस 5 टॉपिक से अब 5 क्वेश्चन को तैयार करना है। तो आप देखिए कि बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस इसका भी नहीं दिया है, यानी हिस्ट्री से हमें टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक है कि आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं या कहीं भी, और आपको यदि नक्शा पता है, यानी मैप के बारे में यदि आपको जानकारी है, और आप कहीं भूल भुलैया से भी कहीं पहुंच गए तो आपको कैसे आना है, इस सब के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलेगी, ज्योग्राफी से। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है, ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक हमें दिया है, इसमें आप देखेंगे तो 4 से 5 टॉपिक होगा। पहला जैसे टॉपिक यहाँ पे दिया है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। दूसरा आप देखेंगे भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, यानी भौतिक भूगोल भी पढ़ना है भारत का और विश्व का, और हमें राजनैतिक भूगोल भी कहाँ पढ़ना है। अगला आप देखेंगे जलवायु और मौसम, आप इस टाइम देख रहे हैं बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, 3 सब के बारे में अच्छे से चर्चा हम क्लास में करेंगे। फिर टाइम जोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम जोन से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। अभी से आपको बता दूं, एक क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, आप एक लिख लीजिए अपने पेज पे कि एक क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगला यहां पे देखेंगे कि जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रभाव, इसके बारे में। अब देखिए जैसे हमने कहा कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो नदियां हैं, नदियों का उद्गम कहां से होता है, कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगला है भूजल संसाधन, यानी भूजल संसाधन के कौन कौन से स्रोत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद, कौन सी पर्वत की लंबाई कितनी है, कौन से पर्वत से कौन कौन से चीजें प्राप्त होती हैं, उन सब के बारे में और उनकी जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगला मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, भारत में कौन कौन से मरुस्थल हैं, विश्व में कौन कौन से मरुस्थल हैं, और जो शुष्क क्षेत्र हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर कह रहा है वन के बारे में जो चर्चा की बात है, यानी हम यहाँ पे क्या टॉपिक है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। तो जो वन है, भारत में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, अन्य देशों में किस प्रकार वन पाए जाएंगे, यानी वनों का प्रकार क्या है, उष्णकटिबंधीय कौन सा है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, तो वहां पे कौन कौन से ऐसे वन पाए जाते हैं उसकी चर्चा आपको क्लास में विस्तार पूर्वक किया जाएगा, ठीक है। उसका अगला टॉपिक है खनिज संसाधन। अब यहाँ पर देखिए उसने खनिज संसाधन दे दिया, खनिज संसाधन में हमें क्या पढ़ना है, उसने सीधा लिखा हुआ है विशेषकर भारत में, यानी जो भी हमें खनिज संसाधन
प्राप्त होते हैं, जो भी हमें पढ़ना है वो विश्व के स्तर पर ना पढ़ के हमें विशेषकर कहाँ पे पढ़ना है कि भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भूगोल। तो आप देखेंगे यहां तक हमने 15 क्वेश्चन यहां से हो गए। अब अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे 1947 से 1951 तक की जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में क्या कहा। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग कब से शुरुआत हुई, पंचवर्षीय योजना क्या क्या थी, उन सब के बारे में। नीति आयोग के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है, में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो नीति आयोग भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है सर, आपसे चर्चा करेंगे कि हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र क्या क्या है, यानी उसके बारे में देखेंगे। हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे हुआ और उसमें क्या क्या सुधार किए गए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है कि 1951 में जो आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी रही उसके बारे में। फिर वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक क्या क्या सुधार किए जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे 2014 में क्या हुआ, भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार जब आई तो उसमें कृषि में क्या सुधार किए गए, ढांचागत उसमें क्या सुधार हुआ, श्रम सुधार में उन्होंने क्या क्या नीतियां लाई, फिर आर्थिक सुधार क्या, और जीएसटी, जीएसटी भी देखेंगे, जीएसटी किस संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया, इसे भी। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे, यानी इकोनॉमिक से 5 क्वेश्चन। तो आप देखें मोटी मोटा कि हिस्ट्री से हमारे 10 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें टॉपिक बड़ा है। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन और इकोनॉमिक से कितने हो गए, 5 क्वेश्चन। और अगला टॉपिक है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है मैं खुद लूंगा। तो आपकी सभी कक्षाएं 11 तारीख से 4 बजे, यानी शाम को 4 बजे से क्या होंगी, आपको हमारे बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। अब इसमें भारतीय संविधान में जो उसने टॉपिक दिया वो क्या क्या टॉपिक है, तो देखिए पहला दिया कि भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी भारत के संविधान जो बनाया गया वो कहाँ से लिया गया, यहाँ पर जो नागरिक लोग रहते हैं, नागरिकों की जो यहाँ पे नागरिक लोग रहते हैं, यानी एकल नागरिक, जो नागरिकता दी गई है वो एकल है या दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, पीओआई के बारे में, एनआरआई के बारे में, इन सब की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। फिर डीपीएसपी के बारे में, राज्य के यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य हैं, यानी मौलिक अधिकार अभी आप देखेंगे करंट का कुछ मुद्दा है। जैसे मौलिक अधिकार में आप देखेंगे कि जो मस्जिद होता है, तो मस्जिद में आप देखते हैं कि भोर में, यानी तो भोर में आप देखेंगे कि जो मस्जिद होता है वहां पर लोग क्या करते हैं कि अजान करते हैं, यानी भोर में लाउड स्पीकर से चिल्लाते हैं। तो क्या लाउड स्पीकर से चिल्लाना या मंदिरों में जो लाउड स्पीकर पे गाने चलाए जाते हैं, तो क्या वह हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं, इन सब की चर्चा हम कहां पर करेंगे, क्लास में करेंगे। ठीक है, और मौलिक अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य क्या है उसकी भी। फिर है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली की हम चर्चा, यानी लोकसभा राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए, इसका कहां पर वर्णन किया गया, किस अनुच्छेद में, ये सारी चीजें, इन सब की हम चर्चा करेंगे। फिर है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब यहाँ पे न्यायिक ढांचा यानी जो हमारा न्यायपालिका है, यानी क्या है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका में आप देखेंगे तो न्यायपालिका में आपको ज्यादा नहीं, न्यायपालिका में यहाँ पे सिलेबस में आपको दिया है 2 ही चीज पढ़ना है, एक सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है और एक हाई कोर्ट के बारे में, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में ही पढ़ना है। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में या जिला न्यायालय के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमें कहाँ क्या पढ़ना है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में ही पढ़ना है। फिर जिला प्रशासन यानी जिला का प्रशासन है उसके बारे में। फिर है स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। चलिए आप कमेंट करके हमें बताइए कि यहाँ से कि राज्य के नीति निर्देशक
जो सिद्धांत दिए गए हैं किस आर्टिकल में दिए गए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किस आर्टिकल में है, और जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि जो पंचायती राज यानी पंचायत के बारे में बात की गई है वो किस समिति द्वारा लाया गया और किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, इस सब की चर्चा हम करेंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला क्या है, हमने बोला था जनरल साइंस यानी जो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है उसके बारे में देखेंगे, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी जो 6 to 10 तक की जो साइंस की बुक होती हैं उसके बारे में, यानी वहां से ही क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन बनेगा कहां से, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। कौन से बुक हमें पढ़नी है, उसके बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। अभी हम पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रारंभिक अंकगणित। अंकगणित में जो उसने यानी मैथ में जो जो टॉपिक दिए हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या पूर्ण संख्या से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग नहीं कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा 5 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। कितने? 5 क्वेश्चन। मैंने कहा 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, यदि पूर्ण संख्या के बारे में पूछे तो कर नहीं लेंगे। अगला है इसी में क्या है, भिन्न और दशमलव। ये तो बचपन से करते आए, भिन्न क्या है दशमलव क्या है। अगला है प्रतिशतता। आपने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, तो जो आपका परसेंटेज निकाला गया उसी के बारे में पढ़ना है। यहां से 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। अगला है साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, ये भी बचपन में ही पढ़े हैं, ये भी कर सकते हैं। घातांक एवं पात यहां से भी, और औसत। यहां देखा जाए तो जो मैथ का पोर्शन है ज्यादा कठिन नहीं है, यानी यही इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके पास टाइम इतना पर्याप्त है कि आप मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी। यहां से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे गए। अब हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या है, पूरा व्याकरण नहीं पढ़ना है, ना पूरा हमें गद्य पढ़ना है, ना उपन्यास पढ़ना है, ना कहानी। इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं, जैसे संधि क्या होती है, संधि के प्रकार क्या है उसके बारे में, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे जो हमने 6 से लेके 8, 9, 10 तक हमने पढ़ा है, बहुत रटा है। आपको याद नहीं होता होगा तो सर लोग आप लोग को मुर्गा भी बनाते थे। तो वही टॉपिक है। फिर है वाक्यांशों के लिए, एक शब्द दे देगा बहुत बड़ा, कुछ कोटेशन लिख देगा बड़ा सा, उसके लिए लिखेगा किसके लिए, एक शब्द क्या है। ठीक है, फिर लिंग, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा पेट का तो वहां पे दिया होगा लिंग भरने को, तो आपने क्या भरा, अपना वहां पे भरा होगा मेल है फीमेल है, ठीक है, या अदर है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा है। मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां का मतलब मुहावरे अलग होते हैं और लोकोक्तियां अलग होती हैं। इसकी चर्चा हिंदी के क्लास में किया जाएगा कि मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्तियां किसे कहते हैं। फिर सामान्य अशुद्धियां यानी जो हम लिखते हैं उसमें जो हमने मात्रात्मक त्रुटियां, या हम कहीं पे वहां पे कामा छोड़ देते हैं, बिंदी छोड़ देते हैं, कहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, कहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा, कहाँ पे कोष्टक, कहाँ पे बड़ा कोष्टक, यानी इन सब की चर्चा यहाँ पे, यानी ये अशुद्धियां जो है वहां पे। फिर जो लेखक हैं और रचना यानी जो गद्य और पद्य यानी जो हमारे गद्य और पद्य के लेखक हैं या कवि हैं, पद्य के कवि होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तकें लिखी गई हैं या इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं उन सब के बारे में देखेंगे। तो यानी हिंदी से भी हमारे देखा जाए तो 5 क्वेश्चन है। अब है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश यानी सामान्य अंग्रेजी। अब इसमें क्या है, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर 2 ही टॉपिक दिया हुआ है इंग्लिश में, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो आप देखा जाए तो मान लीजिए आपको अंग्रेजी व्याकरण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगला है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यानी अपठित गद्यांश यानी एक पैसेज दे देगा, उस पैसेज से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म में पूछे जाएंगे, और जो पैसेज दिया हुआ उसी पैसेज से क्वेश्चन बना होगा, उसी पैसेज से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि इंग्लिश से भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि रीजनिंग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तर्क एवं
तर्क शक्ति परीक्षण। यहाँ पे देखेंगे बृहद एवं लघु से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रम एवं रैंकिंग आप देखते होंगे वहां पे दिया रहता है। अगला है संबंध यानी ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, समूह को क्या करना, भिन्न से अलग करना। मान लीजिए कुछ वर्ग बना दे, कुछ सर्कल दे दे, कुछ ट्रायंगल बना दे, तो अब क्या है कि इसमें से आप भिन्न छांटना है तो कैसे छांटेंगे? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे क्या हैं कि किस लाइन द्वारा खींचे गए हैं, लेकिन ये सर्कल क्या है, सर्कल पूरा गोल है, ठीक है। तो इस तरह का उसमें दे देगा, जैसे मान लीजिए घोड़ा दे दे, बिल्ली दे दे, हाथी दे दे, मछली दे दे, तो उन समूह में से भिन्न करना है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर है कैलेंडर एवं पड़ी, कारण और प्रभाव, कैलेंडर से आपके क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे। अगला है कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही आसान है, कोडिंग डिकोडिंग आप लोग तो करते ही हैं। निगमनात्मक एवं तर्क कथन विश्लेषण, यानी रीजनिंग के एक क्वेश्चन है, जो सिलेबस है यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, और इतना ही जितना सिलेबस डिजाइन किया गया है, बस आपको इतना, ये डिजाइन हमने नहीं किया हुआ है, ये यूपी-SSC द्वारा डिजाइन किया हुआ है सिलेबस, हमने बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो सिलेबस में यही दिया गया है, आपको इतने ही पढ़ने हैं और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है समसामयिक, समसामयिक में क्या पढ़ना है, भारतीय एवं वैश्विक, यानी जो करंट के मुद्दे हैं उन सब के हम बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो भारत का हो चाहे विश्व स्तर पे जो भी है, वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो 5 अब देखिए इन सारे जीएस में आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये आ जाता है समसामयिक यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर से आप देखें तो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, 6 महीने का भी करंट यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया एग्जाम से पहले, तो हमें नहीं लगता है कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे का जो टॉपिक दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस, यानी जो है सामान्य जागरूकता, जो हर किसी को, आपने बचपन में यानी जब 6th में रहे होंगे तो आपको 5-5 10-10 रुपए की एक बुक आती थी, पतली पतली, तो आप उसे रट लेते थे, तो वही यहाँ पर दिया है और कुछ नहीं, वहीं से क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं, BCPN यानी बचपन में MBA किया, ये भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। अब उन पड़ोसी जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं वहां से क्वेश्चन तो है, लेकिन कौन से पड़ोसी देश के साथ हमारे जो राज्य हैं उन राज्यों की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी जैसे नेपाल है तो नेपाल से हमारे भारत के किस किस राज्य की सीमा लग रही है, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी लाइनें बनी है, कौन सी रेखाएं खींची गई हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला है देश राजधानी एवं मुद्रा, तो देश राजधानी एवं मुद्रा में कि अब देखिए इसमें जो पढ़ना क्या है कि यहां से क्वेश्चन एक पूछेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे करंट का एक मुद्दा बना है कि डॉलर क्या है, मजबूत होता जा रहा है रुपए के मुकाबले, तो यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, और इस टॉपिक को आप विशेषकर ध्यान से पढ़िएगा। जो भी हमारे यहाँ पे बिग लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर जो क्लासेस यहाँ पर ली जाएंगी उसको आप बड़े ध्यान से दीजिएगा। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपका बस इतना सहयोग है कि आप क्लास को पूरा कंटिन्यू देखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। हम कोई टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो छूटे आपसे, ठीक है। अगला टॉपिक है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है भारतीय संसद, ये हम सब यानी जो भारतीय संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद, ठीक है। तो कहाँ पे विधान परिषद है, कहाँ पर विधान परिषदें नहीं है, तो इन सब की चर्चा हम पॉलिटी वाले क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाए जाते हैं, मुख्य उसकी हम चर्चा करेंगे। विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, G7 है, G8 है, चाहे सार्क है, इसके बारे में दक्षेश है, मतलब जो भी है G20, G8, इन सब के यानी जो भी हमारे संगठन है
उनके बारे में, उनका मुख्यालय कहाँ है उसके बारे में। फिर है भारतीय पर्यटन स्थल, यानी भारत में जो पर्यटन स्थल है, खास करके पर्यटन स्थल में किसको देखना है कि जो क्या है, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, यानी विश्व धरोहर सूची में जिसको शामिल किया गया, उन पर्यटन स्थलों को खास करके हम पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है हमारा भारत की कला एवं संस्कृति, यानी ये हिस्ट्री वाले सर ही आपको वहां पे पढ़ा देंगे। अगला है भारत एवं विश्व के खेल, यानी हॉकी है, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, जो खेल खेले जा रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा। ठीक है। फिर है भारतीय अनुसंधान संगठन, यानी जो भी अनुसंधान संगठन, चाहे गन्ना हो, आलू हो, तंबाकू हो, इसके जो भी संगठन है, जो भी कार्यालय हैं, कहाँ पर है उसके बारे में चर्चा। भारत की पुस्तकें एवं लेखक, यानी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसके कौन कौन लेखक हैं उसके बारे में। पुरस्कार एवं विजेता, खेल से संबंधित और चाहे आपके साहित्य से संबंधित जो भी पुरस्कार लोगों को दिया गया है अन्य क्षेत्रों से, उसके बारे में। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये हमारे जो जनरल अवेयरनेस के देखें तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो यानी आप देखा जाए तो जनरल स्टडी में 2 टॉपिक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक करंट अफेयर और दूसरा आप जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता। क्योंकि यहाँ से आप इस 2 टॉपिक से आप देखें तो 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर के आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें हमें देखिए, जैसे हमने कहा कि और कौन से हमारे टॉपिक रह गए हैं, तो लिखा है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। गद्यांश यानी यहाँ से गद्यांश दिए जाएंगे, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, यानी जो 2 पैसेज आपको दे दिए जाएंगे, उन 2 पैसेजों से क्या होंगे 5-5 क्वेश्चन बनेंगे, यानी एक पैसेज से 5 क्वेश्चन और अगला जो पैसेज होगा उससे 5 क्वेश्चन, यानी इस प्रकार 10 क्वेश्चन बनेंगे। जो पैसेज मान लीजिए यहाँ पे पैसेज दे दिया, यानी पैसेज यहाँ पे कुछ लिख दिया और यहाँ से क्या करेगा क्वेश्चन पूछेगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, अपने अकॉर्डिंग मत दीजिएगा। यही हम एग्जाम में गलती करते हैं कि क्वेश्चन इस पैसेज के अकॉर्डिंग पूछता है और हम अपने वहां पर बुद्धि या अपनी दिमाग लगाकर उत्तर देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी हिंदी गद्यांश से जो भी पैसेज दिए जाएंगे उस पैसेज का उत्तर आप इसी के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है। अब अगला टॉपिक है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी ग्राफ से भी आपके 2 टॉपिक दिए जाएंगे और ग्राफ से भी, यानी एक जो ग्राफ बनाएगा उससे भी क्या होगा 5 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो 2 ग्राफ से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी 2 टॉपिक और 2 टॉपिक से 10 क्वेश्चन टोटल बनेंगे। फिर है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 तालिका 5-5 का दिया जाएगा। तो आप देखें कि ये जो 3 टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो हमने सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के बारे में चर्चा किया और करंट अफेयर, यानी आप देखें कि यदि 5 टॉपिक आप तैयार करते हैं तो इन 5 टॉपिक से आप लगभग पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और 50% आप मार्क ला सकते हैं बिना किसी कटपिट के। हमें नहीं लगता है कि इसमें से यदि ग्राफ से क्वेश्चन दे तो आपसे गलत होने चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है कि जो यहाँ पे एग्जाम ने यानी यूपी ट्रिपल एस ने जो कंडीशन रखा है वो कंडीशन क्या है कि लिखा है कि क्रम 1 से 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर यानी डिफिकल्ट लेवल जो होगा वो राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर स्कूल का यानी जो स्तर होता है वहां से क्वेश्चन, यानी जो भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन चाहे हिस्ट्री के बने, पॉलिटी के बने, ज्योग्राफी के बने, इकोनॉमिक के बने, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उन्हीं किताबों को ही बेस बनाना होगा। लाल, पीली, नीली, गुलाबी किताब को बेस बना के आप मत पढ़िएगा, या एनसीईआरटी आधारित आप मार्केट में देखेंगे कि एनसीईआरटी आधारित किताबें मार्केट में आई हुई हैं, तो एनसीईआरटी आधारित किताब नहीं पढ़ने हैं, एनसीईआरटी किताब ही आपको पढ़नी है और एनसीईआरटी किताब मार्केट में उपलब्ध है। जिनको नहीं मिलता होगा वो हमें कमेंट करेंगे कि हमको इस क्लास की एनसीईआरटी बुक नहीं मिल रही है, तो हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे या हम उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर जो कंडीशन है कि जो परीक्षा का प्रकार है वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, यानी जो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको वो बहुविकल्पी होंगे, यानी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन दे दिया जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे। जो भी ऑप्शन दिए जाएंगे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन करने होंगे, यानी लिखित नहीं। कहने का मतलब है आपके जो एग्जाम होगा वो लिखित नहीं होगा, बहुविकल्पी होगा, यानी ओएमआर सीट को आपको क्या होना, भरना होगा। ठीक है, अगला कंडीशन इसने रखा है कि जो आप प्रश्न करेंगे उस प्रश्नों का 1/4 क्वेश्चन आपके माइनस मार्किंग है। यानी आपके जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का क्या होगा, 1/4, यानी जो भी माइनस मार्किंग का प्रावधान है इस एग्जाम में, तो 1/4 है। यदि मान लीजिए कि आपको क्या है, क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा है और आपको लगता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन यहां पर दे दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको यहां पर दे दिया, ठीक है, और ऑप्शन आपको बना दिया। अब ऑप्शन आपको बना के दे दिया, अब क्या है कि आपको लगता है यार इस क्वेश्चन का मान लीजिए ए नहीं होगा, बी लग रहा है, कुछ कुछ होता है, मूवी वाला नहीं, क्वेश्चन का कुछ कुछ आ रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ कुछ हमें क्या है आ रहा है। तीसरा आपको लग रहा है यार ये भी हो सकता है, और चौथा लग रहा है नहीं ये नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में यदि दो आपको लग रहा है, यानी बी और सी में से यदि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इन्हीं दो में से कोई एक होगा, तो आप यहां पर रिस्क लीजिएगा। माइनस मार्किंग है, लेकिन माइनस मार्किंग 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन यदि आपके गलत होते हैं तो इसमें से आपके सही में से एक क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चांस है 50-50% का है। यदि आपका एक क्वेश्चन 50-50% पे आप चांस लेते हैं और कहीं आपका सही हो गया, तो आपका क्या होगा, A+ में अंक क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। रिस्क कहाँ नहीं लेना है, कि जहां पर आपको लगता है कि यार मुझे नहीं पता है क्या होगा इसका आंसर, तो वहां पे आप कतई रिस्क मत लीजिएगा किसी के कहने पर भी। और दूसरी सबसे बड़ी, एग्जाम आप जब देते हैं तो आपके अगल बगल जो भी कोई दोस्त बैठे हों तो उन पर विश्वास मत कीजिएगा। जो आपको आएगा क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को करना है, अदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, कोई कितना भी बताए, क्योंकि वो भी कंपेटिटर हैं आपके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगला बंदा नहीं चाहेगा कि आपका नंबर उससे ज्यादा हो। तो बहुत सारे देखते हैं कि एग्जाम में बच्चे बैठते हैं अगल बगल से, कुछ कभी मदद लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कदाप मत कीजिएगा। यदि आप करते हैं और पकड़े जाएंगे तो उसके लिए आपको सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। और किसी भी एग्जाम के सबसे मूल चीज होता है कि आप सिलेबस को जानिए, उसमें क्या क्या दिया गया है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई कीजिए। यदि हम या कोई अन्य भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा है, तो आप उनकी क्लास मत देखिए, क्योंकि इसकी तुलना आप पाठ्यक्रम से कर सकते हैं। और जो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि जो पिछले साल पेट का जो 2 पेपर, यानी फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग का जो पेपर हुआ था, उन सब की जो भी है PDF यहाँ पर हमारे आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। आप हमें कमेंट करिएगा और आपको वहां पर दे दिया जाएगा। और कोशिश हमारी रहेगी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे आपको सॉल्व करा दिए जाएं। ठीक है, तो आपने हमें अभी तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।